Yes, I think you would have done the questions given yesterday, and you all would be able to solve because I sent the solutions also. सबके हो गए होंगे, ठीक है? चलो, now let us start our work. Very interesting chapter. Concepts of cost. This is I am having an old edition of the book. According to this, it is chapter number 7. You can see page number as per your new books. Chapter number 7, concepts of cost. So पहले बिफोर कमिंग फॉर्मली पहले हम थोड़ा सा अपने आप से सीखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. I hope you remember when our session started, in the very first 2 or 3 days, we have discussed something related to, I think it was our chapter of statistics, first chapter. So in that chapter, we have talked about various factors of production. So quickly we need to recall all those factors, all those things before coming to the topic of cost. Now you know very well that there are various economic activities which are conducted in the economy. One important significant activity is consumption. जैसे we all people, आप अभी बैठे हो, फैन को कंज्यूम कर रहे हो, नोटबुक, बुक, पेन, पेंसिल, कॉपी, रूम के अंदर बेड के ऊपर बैठे हो, बेड को कंज्यूम कर रहे हो, चेयर पे बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, you are making use of all these things. Phone, laptop. Similarly, same cases with me, we all are making use of all these things. ठीक है? So that means we are consumers and we are consuming all those things which are with the help of which we are doing our work. ठीक? अच्छा. Now question arises कि if we are consuming, so then there should be some person or persons who would be producing these things. अपने आप तो नहीं आ जाएगा, है ना? मैजिक तो नहीं हो जाएगा, चलो जी जिनी निकली एक चिराग में से, उसने सारा सामान दे दिया हमें, ऐसे तो नहीं होगा. कोई ना कोई प्रोड्यूसर्स होने चाहिए जो लैपटॉप बनाएं, फ़ोन बनाएं, पेन बनाएं, सब सामान को बनाएं. तो इसका मतलब है देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड अलोंग विद देयर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑल्सो. कौन से होते हैं प्रोड्यूसर्स? जो चीज़ों को बनाते हैं. ठीक. अच्छा, अब ये भी है कि अब प्रोड्यूसर बेचारा अकेला तो नहीं सारा कुछ बना सकता. अब देखो कितना सामान है हमारे आसपास, पूरी इकोनॉमी में, पूरे कंट्री में, सो मेनी थिंग्स आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ लैक्स एंड करोर्स ऑफ थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड. तो कोई पर्सन कहे कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, चलो मैं अकेला ही बना लेता हूँ, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो दैट प्रोड्यूसर नीड्स टू हायर द सर्विसेज ऑफ अदर पीपल. दूसरों को अपने साथ काम पे लगा के ही कुछ बना सकता है. एक अकेला आदमी कुछ नहीं बना सकता. ठीक है? वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, पैसे लगा सकता है, अपने पास से मनी इन्वेस्ट कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, बट ही नीड्स हेल्प ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो, अदर पीपल ऑल्सो. मजदूर चाहिए, मशीनें चाहिए, ज़मीन चाहिए, और काम करने के लिए कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो कहीं से उसको परचेज करनी पड़ेगी. सो मेनी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर देयर विच आर टू बी अंडरटेकन. तो अब वो जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सिंस ही इज़ टेकिंग ऑल दिस हेडेक, वो सारे पेन्स ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, तो उस पर्सन को हम क्या देते हैं? प्रोड्यूसर. और उसी को क्या देते हैं? एंटरप्रेन्योर. द पर्सन हु इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, who is who undertakes this work, who takes all the pains, who takes all the responsibilities, who handles all the things, who organizes all the things. तो उसी को हम चाहे कह दें प्रोड्यूसर, और उसी पर्सन को कह दें एंटरप्रेन्योर, और उसी को कह दें आम बोलचाल में बिजनेसमैन, या और कह दें ऑर्गेनाइजर, एंटरप्रेन्योर, कोई भी नाम दे दें. मतलब एक ही है, वो आदमी जो सारी सिरदर्दी ले रहा है सारे काम को करने की. ठीक है जी? अच्छा, अब नाउ क्वेश्चन आगे आता है कि अब वो जो पर्सन है, प्रोड्यूसर है या बिजनेसमैन है, अब वो क्या करता है? ही टेक्स हेल्प ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस एनीथिंग. अब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? वी नो इन इकोनॉमिक्स देयर आर 4 बेसिक फैक्टर्स. वैसे तो आगे तो उनके सब डिवीजन, तो सो मेनी सब डिवीजन्स आर देयर, बट फिर भी एक ब्रॉड कैटेगरी रखें. आगे उनके कई पार्ट हो सकते हैं, बट ब्रॉडली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड विच आर दोज फैक्टर्स? वन इज लैंड, वन इज लेबर, वन इज कैपिटल, एंड लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर. ठीक है? नंबर 1 लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजर और एंटरप्रेन्योर. आपको बोलने में जो वर्ड इजी लगे यू कैन यूज दैट. ठीक. अच्छा, अब आप सोच के देखिए, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी काम है, कोई छोटे से छोटा भी काम है, कुछ भी है, तो लैंड के बिना वो काम नहीं हो सकता. कोई दुकान बनानी पड़ेगी, कोई फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, कोई मशीन लगानी है, ज़मीन के बिना काम नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स लैंड इज द फोरमोस्ट. फोरमोस्ट माने विदाउट विच नथिंग इज पॉसिबल.
आप और मैं जमीन पे बैठ के, जमीन का मतलब जमीन पे टेबल चेयर पड़ा है, बेड पड़ा है, कहने का मतलब जमीन पे रह के ही काम कर रहे हैं ना, कोई स्काई में जाके तो हवा में रह के नहीं काम कर रहे हैं. जमीन इज रिक्वायर्ड, लैंड इज रिक्वायर्ड. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. अब उसके बाद लैंड है, बिल्डिंग बना ली, फैक्ट्री बना ली, तो देन लेबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. बिना मैन पावर के, विदाउट मैन पावर नो वर्क कैन बी डन. मशीनें लगी हुई हैं तो चलाने के लिए लेबर भी चाहिए. रॉ मटेरियल है, कोई सामान इधर उधर रखना है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो लेबर इज रिक्वायर्ड, मजदूर चाहिए. ठीक है. देन कैपिटल. कैपिटल मतलब कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स. एक होती है वर्किंग कैपिटल, एक होता है फिजिकल कैपिटल. ठीक है. वर्किंग कैपिटल होता है हाथ में जो पैसे होते हैं, रॉ मटेरियल लाना है, मार्केट जाना है, कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, पेट्रोल डलवाना है, सो मेनी मतलब रूटीन एक्सपेंसेस आर देयर. तो जो हाथ में पैसे होते हैं जो हम काम के लिए खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. और फिजिकल कैपिटल होता है जो पैसा हम मशीनों को खरीदने के ऊपर खर्च करते हैं. फ्री में तो मशीन्स नहीं आएंगी, एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं. तो जो पैसे मशीनरी के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, फैक्ट्री को चलाने के लिए जो भी फिक्स्ड एसेट्स चाहिए उनको खरीदने के ऊपर मनी स्पेंड किया जाता है, वो होती है फिजिकल कैपिटल. और जो पैसे रूटीन में हमारे हाथ में कैश होते हैं, डे टू डे बेसिस के ऊपर लेबर को भेजते हैं, चलो जी जाके बाजार से ये रॉ मटेरियल लेके आओ, ये लाओ, वो लाओ, सो मेनी रिक्वायरमेंट्स आर देयर. तो जो रोज के पैसे खर्च होते हैं दैट इज वर्किंग कैपिटल. और जो एक ही बार मशीनरी इक्विपमेंट के ऊपर मनी स्पेंड होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल. बट इन बोथ द केसेस कैपिटल मतलब सिंपल वर्ड्स में वी कैन से फाइनेंस, पैसा, मनी, जिसके बिना काम नहीं चल सकता. कोई आदमी कितना ही समझदार क्यों ना हो, कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसके पास लेबर भी हो, उसके पास ज़मीन भी हो, लैंड भी हो, बट अगर पैसे नहीं है तो हाउ विल ही मैनेज, हाउ विल ही अरेंज द मशीनरी, हाउ विल ही बाय द रॉ मटेरियल. कुछ कर ही नहीं सकता है ना. तो इसका मतलब बिना मनी के, बिना कैपिटल के, विदाउट फाइनेंस नो प्रोडक्शन कैन बी अंडरटेकन. कोई काम नहीं कर सकते हैं पैसों के बिना. ठीक. देन लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर. और ये मैं सारा इस करके बता रही हूँ ताकि आपको एक बार रिफ्रेश हो जाए और आपको लिंक पता चले ये सब चीज़ों का. ऑलरेडी ऑल दीज थिंग्स आर डन इन द वेरी बिगनिंग, बट स्टिल जो बच्चों ने नहीं सुना था वो फिर से सुन ले. ठीक है. तो लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजर. तो ऑर्गेनाइजर होता है वो बिजनेसमैन, वो प्रोड्यूसर हु टेक्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपने आप तो लेबर काम नहीं करेगी, अपने आप तो कोई हमें लैंड नहीं दे देगा फ्री में, अपने आप तो कोई हमें आके मशीनें नहीं ना देगा, हमें आप ही अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, अपनी जिम्मेदारी अपने काम की लेनी पड़ती है. सो द पर्सन हु टेक्स ऑल द पेन्स ऑफ डूइंग ऑल दिस वर्क, हु मैनेजेस ऑल द थिंग्स, सब चीज़ों को इकट्ठा करता है, असेंबल करता है, किसी काम को स्टार्ट करने की रिस्क लेता है, उस पर्सन को कह दिया जाता है एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन. ठीक. तो अब यहाँ प्रोड्यूसर. तो नाउ इन दिस चैप्टर अब हमने क्या करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट पर्सन जो एंटरप्रेन्योर है, प्रोड्यूसर है. अब वो क्या करता है, व्हेनेवर ही वांट्स टू प्रोड्यूस एनीथिंग देन ही बाइज द सर्विसेज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो. ही हायर्स मतलब दूसरों की सर्विसेज को परचेज करता है. बिकॉज नो वर्क कैन बी डन सिंगल हैंडेडली बाय वन पर्सन, दैट प्रोड्यूसर नीड्स द हेल्प्स ऑफ अदर पीपल. तो दैट इज वाई अब अदर पीपल, अदर फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये अपने आप फ्री में तो नहीं आ जाएगा. ही हैज़ टू स्पेंड मनी. आप मार्केट जाते हो, बिना मनी के आप जाओ और शॉपकीपर को कहो कि मुझे ये सामान चाहिए, वो आपको सामान नहीं देगा जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करोगे. तो ऐसे ही अगर आपने कोई प्रोडक्शन करनी है, आप लेबर को लेने जाओ, 10 आदमियों को कहो कि आके मेरी फैक्ट्री में काम करो, तो वो पहले पूछेंगे जी हाँ जी हमें पैसे कितने दोगे. बिना पैसों के काम नहीं करेंगे. ठीक है. तो दैट मीन्स कि बिना मनी के काम नहीं हो सकता है. तो दैट पर्सन, दैट प्रोड्यूसर, whenever he wants to start any productive activity, then at that time he needs the help and services of other factors. And other factors are not they don't come to him without money, without wages, बिना पैसों के नहीं आते हैं. तो then producer has to make some payments to all those factors whose services he is hiring. जिनकी भी वो सर्विस ले रहा है उन सबको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी ही पड़ती है. ठीक है. बिकॉज nobody helps, nobody does any work free of cost. बिना पैसों के कोई किसी के लिए काम नहीं करता है. ठीक. अपनी फैमिली को छोड़ के अदरवाइज हम कोई भी फ्री में काम नहीं करते हैं. ऑब्वियस है, हर एक की फैमिली है, हर एक के लोग को सर्वाइवल के लिए मनी चाहिए. तो हर एक पर्सन इन दिस वर्ल्ड ही वर्क्स फॉर मनी. सब पैसों के लिए हम काम करते हैं. आप भी आपकी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आप भी जॉब करोगे, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं सारा सारा दिन काम करूं किसी ऑफिस में जाके और बदले में सैलरी ना लूं. ये नहीं करोगे. आप भी सैलरी चाहोगे, अच्छी सैलरी चाहोगे. सो यही बात यहाँ पर है कि ऑल द फैक्टर्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, all those factors are to be paid some money.
अब वो जो उनको मनी दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोड्यूसर को अपने पॉकेट से पहले पैसे देने पड़ते हैं। अभी प्रोडक्शन सेल नहीं हुई, अभी तो बना ही रहे हैं, बनाने के लिए लोगों को यूज कर रहे हैं ना, लोगों की सर्विसेज ले रहे हैं। तो चीज को फायदा तो तब होगा ना, प्रॉफिट तो बाद में होता है जब प्रोडक्शन हो गई, इट इज सोल्ड इन द मार्केट, अच्छे प्राइस पे बिक गई है, तब जाके एंड में जाके प्रॉफिट होता है। बट जो कॉस्ट होती है ये बिगनिंग में ही होती है, बिकॉज प्रोड्यूसर इन द बिगनिंग व्हेन थिंग्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, when raw materials are to be purchased, machines are to be purchased, all arrangements are to be made, then producer in the beginning he has to spend money from his own pocket, अपने पास से पैसा खर्च करना पड़ता है। So the money which is spent on the purchase of all the factors required for production, so that money is known as cost of production। अपनी जेब से लगे हुए पैसे वो कहलाते हैं cost of production। I hope it is clear to everyone now। ठीक है, आपने इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा बोला है। अदरवाइज डेफिनेशन इज गिवन इन द बुक। द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन, एक्सपेंसेस मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर। incurred, incurred means जो किए जाते हैं, incurred on all the factor services used for production of a commodity are known as cost of production। तो जो भी फैक्टर चाहिए काम करने के लिए, whatever is being purchased, फैक्टर्स को लेते हैं, उनकी सर्विसेज को लेते हैं, तो जो भी मनी खर्च होता है that is called cost of production। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस ऑन पेट्रोल, कोई ट्रांसपोर्ट का काम, एक्सपेंसेस ऑन पेट्रोल, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस ऑन द वेजेस ऑफ लेबरर, एक्सपेंसेस ऑन एनी अदर, फोन का बिल वो भी काम में यूज हो रहा है। तो जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, दे आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो देन इन योर बुक फर्दर वेरियस कॉन्सेप्ट्स आर गिवन, यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो, one flow chart is given, I have also drawn here the same different concepts of cost of production। तो broadly पहले three ways to analyze costs है। ways का मतलब कि भाई हम तीन तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी टाइप की कॉस्ट होती हैं। तो फर्स्ट इज मनी कॉस्ट, सेकेंड इज रियल कॉस्ट, थर्ड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर मनी कॉस्ट का वही मीनिंग है जो भी आई हैव एक्सप्लेन्ड, all the money which is spent on the purchase of all the factors just now, whatever I have explained that is nothing else। उसी को चाहे कॉस्ट कह दें या उसी को हम कह दें मनी कॉस्ट, जो भी अपनी जेब से मनी खर्च हुआ है, अपने पास से पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, दैट इज मनी कॉस्ट। अब नाउ ये जो मनी कॉस्ट है, इट फर्दर हैज टू टाइप्स, वन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वन इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग इन डिटेल बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अब इनका मीनिंग क्या है, मनी का मैंने पहले बता दिया, वट एवर आई हैव टोल्ड टिल नाउ दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या सिंपली दैट इज कॉल्ड मनी कॉस्ट, मीन्स all the money expenses which are incurred on the purchase of various factors of production, that is money cost। ठीक, अब इसकी फर्स्ट टाइप, इसका क्या मीनिंग है, explicit cost। अच्छा, some examples are given money cost में, you please quickly go through those examples, second paragraph में देखिए जरा, various examples are given, cost of raw material, 10 examples are given, no need to write all the 10, read all of them for writing in the test or paper, 4-5 names जो आपको easy लगे, you can learn that। ठीक है, जैसे cost of raw material, machinery ये परचेज करना पड़ता है, खर्च होता है, wages and salaries लेबर को जो देना पड़ता है, ठीक है, then expenses on power, light, fuel, interest on capital। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि अगर अपने पास पैसे नहीं है तो देन एनी एंटरप्रेन्योर और प्रोड्यूसर या बिजनेसमैन व्हेन ही बोरोज मनी फ्रॉम सम अदर पर्सन और फ्रॉम बैंक, अपने पास मनी नहीं है तो बैंक से लोन लेते हैं या किसी और से मार्केट में से लोन लेते हैं, तो बदले में वी हैव टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के, बिना ब्याज के कोई हमें पैसा उधार नहीं देता है, तो वो भी एक खर्च है, वो भी एक एक्सपेंस है। ठीक है, खर्च हो रहा है वो। देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आई थिंक बिजनेस स्टडी में शायद पढ़ा होगा आपने, हैव यू रेड दैट डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट? नहीं पढ़ा? ओके, कोई बात नहीं, लेट मी टेल, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। डेप्रिसिएशन होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे लेट अस टेक सिंपल एग्जांपल, मान लो आप स्कूल आते हो एक्टिवा के ऊपर फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने नई एक्टिवा ली, 10th क्लास में बहुत बढ़िया मार्क्स आए आपके, तो आपने कहा कि चलो पेरेंट्स को भी मैंने अब एक्टिवा लेनी है, तो मैं एक्टिवा पे स्कूल जाया करूँगी या जाया करूँगा, तो आपने न्यू एक्टिवा ले ली। मान लो आपकी एक्टिवा 75,000 रुपीज़ की आई, न्यू एक्टिवा, ठीक है। अच्छा, अब आप आना स्टार्ट कर दिया आपने,
1 साल आप आए, रोज आते हो, घर पे भी कोई ना कोई काम आप अपना व्हीकल यूज कर रहे हो, अच्छा परचेज की आपने 75,000 रुपीज़ में, अब साल के बाद मान लो आपका दिल नहीं कर रहा, आप कुछ और बाइक लेना चाहते हो या कुछ और चीज़ कोई और व्हीकल लेना चाहते हो, तो आप कहते हो कि ठीक है मैं इसको सेल कर देता हूँ, जो पैसे मिलेंगे प्लस और डाल के कोई नया व्हीकल ले लेते हैं. बट नाउ व्हेन यू गो टू मार्केट to sell that Activa which you have purchased for the amount of 75,000 rupees, अब आप जाके साल भर चलाने के बाद कहो कि आपको कोई 75,000 रुपीज़ दे दे और वो खरीद ले, तो आप नहीं, वो पैसा नहीं मिलेगा आपको. आपको मान लो एट द मोस्ट 50,000 रुपये मिलते हैं. दैट टू डिपेंड्स अपॉन योर केयर ऑफ एक्टिवा. वो सही सलामत हालत में है, देखने में ठीक है, कोई स्क्रैच नहीं पड़े हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ख़राब नहीं हुई ज़्यादा, मान लो आपको 50,000 रुपये मिलते हैं. तो अब आप सोचो 25,000 का नुकसान हो गया आपका. 1 साल चलाने के बाद आपको 25,000 आपको कम पैसा मिल रहा है. नाउ व्हाट इज दैट? इकोनॉमिक्स में दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. क्यों? बिकॉज फॉर 1 ईयर, फॉर फुल ईयर यू हैव यूज्ड, यू हैव मेड प्रॉपर यूज ऑफ दैट व्हीकल, आपने उसको चलाया है, चलाने के करके एक नॉर्मल वियर एंड टियर होती है, घिसावट होती है. कोई भी चीज़ चलाओ तो कुछ ना कुछ, कभी उसकी ब्रेक खराब हो गई, कभी कोई पंचर लगवाना पड़ गया, कभी कोई और चीज़ हैंडल टेढ़ा हो गया, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. वो कब होता है? जब हम चीज़ को चलाते हैं, ठीक है ना. तो सेम वे जब मशीनों को चलाया जाता है तो मशीनरी में एक रूटीन डेप्रिसिएशन होती है, उसकी वैल्यू में कमी आती है, एक नॉर्मल वियर एंड टियर होती है, ठीक है. वियर एंड टियर का मतलब घिस जाना. अब घिस जाने का मतलब ये नहीं कि उस पत्थर घिस गया, घिसने का मतलब है कि चलाते चलाते कुछ ना कुछ, कभी कोई रिपेयर की जरूरत पड़ती है, कभी कुछ होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है. तो इकोनॉमिकली दैट टर्म इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, means reduction in the value of fixed asset when we use that asset for a given time period. कुछ भी टाइम के लिए, साल 2 साल 6 महीने, कोई मशीनरी कोई हफ्ता 10 दिन कुछ भी चलाएं तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में कमी आती है, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. तो वो भी पैसे अपने पास से ही खर्च करने पड़ते हैं, तो दैट इज वाई दैट इज ऑल्सो ए कॉस्ट. ठीक है. फिर है पब्लिसिटी, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, टीवी पे, न्यूज़पेपर में कितनी जगह ऐड देते हैं, तो वो पैसा भी खर्च होता है. या एडवर्टीजमेंट जिसको बोल दिया जाता है, ठीक है, या इंश्योरेंस करवाते हैं, वो पैसे भी अपने पास से जाते हैं. सो मेनी एग्जांपल्स आर गिवन. रेंट है, अगर अपनी लैंड नहीं है तो आप किसी से रेंट के ऊपर ज़मीन लेके वहाँ पर अपनी बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाते हो, तो उसका बदले में रेंट भी देना पड़ेगा. तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, मतलब विच वी आर यूजिंग मनी फ्रॉम अवर ओन पॉकेट. तो यू कैन गिव एनी 4-5 एग्जांपल्स, आपको जो ठीक लगे वो आप दे सकते हो. ठीक. अच्छा, नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट. यहाँ पर आना है हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यू कैन अंडरलाइन, आर दोज कॉस्ट या एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय द फर्म फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर फर्म्स और हायरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब ये सिंपल वर्ड्स में, वो पैसे जो हम उन चीज़ों पे खर्च करते हैं, हम का मतलब प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, जो उन चीज़ों के परचेज के ऊपर खर्च करता है, जो उसको मार्केट से लेनी पड़ती है. आप कोई अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करते हो, रॉ मटेरियल लेने के लिए आप मार्केट जाते हो, जहाँ से भी, जिन भी शॉप से, जिन भी शोरूम से, जहाँ से भी आपने वो सामान लेके आए, आपने क्या किया? यू हैव परचेज द मटेरियल एंड इन रिटर्न ऑफ दैट परचेज, इन रिटर्न ऑफ दैट मटेरियल यू आर पेइंग मनी टू दैट अदर पर्सन जिससे आपने खरीदा है. ठीक. तो वो पर्सन क्या है आपके लिए या हमारे लिए? वो पर्सन क्या है? ही इज एन आउटसाइडर. मतलब वो हमारी फैक्ट्री का हिस्सा नहीं है, हमारा पार्ट नहीं है, वो कोई बाहरी पर्सन है. मार्केट में जाके हम इतने सामान लेते हैं, तो जो भी हम पैसे दूसरों को देते हैं, किस लिए? फॉर द परचेज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. वो वेरियस फैक्टर में रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो वेरियस फैक्टर में पेट्रोल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी हो सकते हैं, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकती है, सो मेनी थिंग्स आते हैं. तो जो भी पैसे हम दूसरों को पे करते हैं, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट पेमेंट वी मेक यूज ऑफ देयर सर्विसेज, हम उनकी सर्विसेज को यूज करते हैं. और सिंपल एग्जांपल देखो, आपने अपना घरों पे ही देखा होगा, कई बार कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो मिस्त्री मजदूर लगाते हैं, है ना, तो लेबर को काम पे लगाते हैं, या पेंट करवाते हैं घर पे, लेबर काम करती है, पेंटर और उसके साथ और भी 5-7 लोग काम करते हैं, तो शाम को उसको पैसे भी देते हैं. सारा दिन हमने उसकी सर्विस ली, उस पर्सन से काम करवाया, अब वो फ्री में नहीं करेगा, शाम को उसको पैसे देने पड़ेंगे. ठीक. तो सेम थिंग इज हियर कि वी आर मेकिंग पेमेंट टू अदर्स, आउटसाइडर.
और बदले में हम उनसे काम लेते हैं। काम ले, पर्सन है तो काम ले लेते हैं, कोई चीज़ है तो उसको कमोडिटी कह देते हैं, रॉ मटेरियल की हमने सामान ले लिया और पैसे दे दिए। सो एक्सप्लिसिट का मतलब ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच वी परचेज फ्रॉम अदर पीपल इन द मार्केट, एंड वट एवर मनी वी पे टू देम, दोज पीपल आर आउटसाइडर्स फॉर अस, सो वट एवर अमाउंट वी पे टू देम, दैट अमाउंट इज नोन एज दिस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक, अच्छा अब एग्जाम्पल सोच के देखो, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे वेजेस फॉर लेबर, सारी लेबर हम बाहर से ही लेते हैं ना, दूसरे लोगों को ही लगाते हैं काम पे। वेजेस या सैलरीज फॉर लेबर, या एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फ्यूल, पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं तो पेट्रोल पंप पे जाके डलवाते हैं, पैसे दे के आते हैं वहाँ पे, है ना। या हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, आप कोई भी सोच के देख लो जो आउटसाइडर्स को, दूसरों को दे रहे हैं, ठीक, वो सारे हमारे लिए क्या है, कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो? जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा, रेंट है, अगर बिल्डिंग अपनी नहीं है तो बदले में किसी और की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो रेंट देना पड़ता है, तो रेंट है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, दिस टेलीफोन का बिल है, मोबाइल का बिल है, ये सब चीज़ें, इंटरनेट का बिल है, ये सब चीज़ों के पैसे हम दूसरों को दे रहे हैं। सो ऑल दीज कॉस्ट कम अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक, नाउ सेकेंड इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? अच्छा, अब एक और देख लें, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, तो जो बिजनेसमैन होता है, प्रोड्यूसर होता है, ही कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज एक्सपेंसेस। सुबह से लेके शाम तक कितना खर्चा हुआ है वो अपने रजिस्टर पे लिख के रखता है अपनी अकाउंट बुक में। आज मैं इतने ये सामान खरीदा, आप अकाउंट्स का काम करते हो ना, तो आपको सिखाते हैं कैसे बैलेंस शीट बनानी है या कैसे एंट्री करनी है, कितना खर्चा हुआ। तो जो बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर है, ही कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस विच ही इनकर्स ऑन डे टू डे बेसिस इन हिज अकाउंट्स बुक्स। जहाँ भी अपना हिसाब किताब वो रख रहा है वहाँ पे लिखता है कि आज इतने पैसे खर्च हुए, ये सामान आया इतना खर्चा हुआ, ये सामान आया इतना खर्चा हुआ। सो ही कीप्स ए ट्रैक, ही कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन इनकर्ड बाय हिम फॉर द परचेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल या फ्रॉम आउटसाइडर्स। ठीक, नाउ बिल्कुल इसके कॉन्ट्रेरी, नाउ इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इसको पहले आप समझ लो। अब मान लो आप फैक्ट्री कोई लगाना चाहते हो, तो आपके पास अपनी लैंड है, आपके पास अपनी, आपका कोई प्लॉट है, पहले का लिया हुआ, आपके पेरेंट्स ने पहले की ली हुई ज़मीन है, कोई लैंड है। तो अब आपके पास ये थोड़ी फैसिलिटी होगी कि आपको कोई और से, किसी और दोबारा से लैंड नहीं लेनी पड़ेगी, या आपको किसी रेंट के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं लेनी पड़ेगी। आपका अपना प्लॉट है, मान लो वहाँ पर कुछ रूम भी, कंस्ट्रक्शन भी हुई है, आप उन्हीं रूम्स में आपने मशीनें लगा के आप अपना काम शुरू कर लेते हो। इसका मतलब आपको बेनिफिट हो गया कि आपको दोबारा ज़मीन नहीं लेनी पड़ी, ना ही आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, ऑलरेडी बिल्डिंग इज़ देयर। मतलब जो भी रूम है आपने मशीन ही लगानी है, तो आपके पास वो फैसिलिटी इज़ ऑलरेडी देयर। तो इसका मतलब वो लैंड इज़ योर पर्सनल फैक्टर, आपका अपना है, अपना पहले का लिया हुआ है आपके पास, दैट लैंड इज़ योर ओन पर्सनल फैक्टर। ठीक, अच्छा अब आप क्या करते हैं, फैक्ट्री लगानी है तो काफ़ी फाइनेंस भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। तो मान लो आपने पहले से ही जोड़े हुए पैसे हैं, आपके पास अपना ही मनी है, आपके पास लाख 2 लाख रुपए हैं, फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, तो आपने पहले से सेव किया हुआ है, आपके पास अपनी कैपिटल है। यू डोंट गो टू बैंक, यू डोंट गो टू एनी अदर पर्सन इन द मार्केट कि मुझे उधार दे दो, मैंने फैक्ट्री लगानी है, पैसा चाहिए। आप किसी से उधार नहीं लेते। इसका मतलब यू आर मेकिंग यूज ऑफ योर ओन फैक्टर, दैट इज कैपिटल। लैंड भी अपनी है, आपके पास मनी भी अपना है, फाइनेंस भी अपना है, काम में लगाने के लिए आपको उधार की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अपनी चीज़ आप लगा रहे हो। अच्छा, उसके बाद मान लो आपने कोई छोटा मोटा, मान लो कोई ऑफिस ही है, कोई फैक्ट्री ही है, आप कहते हो कि ठीक है मैं सारा दिन खाली बैठा हूँ या खाली बैठी हूँ तो मैं भी साथ में काम कर लेती हूँ। ठीक, आपने 2 लेबर लगाए, 2 मजदूर लगाए, एक आप कहते हो मैं भी खाली बैठा हूँ, ठीक कोई नहीं मैं भी साथ में काम करता हूँ। तो इसका मतलब एज ए थर्ड लेबरर यू आर ऑल्सो गिविंग योर सर्विस। 2 आदमी तो काम पे लगा लिए आपने, और तीसरा आप कहते हो कोई नहीं मैं खुद ही काम कर लेता हूँ, कोई बात नहीं मैं ही करता हूँ। तो आप अपने आप को एज ए लेबर भी यूज कर रहे हैं। तो उस लेबर को जो मनी देना था आपने, अब वो अपने आप को ही दे रहे हैं, है ना। अगर तीसरा पर्सन लगाते तो उसको पेमेंट करनी पड़नी थी, अब वो तीसरे पर्सन को पेमेंट नहीं कर रहे, आप दो लोगों का ही खर्चा आप दे रहे हो। तीसरा अपने आप को ही, आपने अपना ही टाइम यूज कर लिया, अपनी मेहनत यूज कर ली, अपनी सर्विस यूज कर ली, और आप अपने आप को ही पैसे दे रहे हैं। ठीक, मतलब आपने लेबर का भी काम कर लिया, आपने लैंड भी अपनी है वो भी यूज कर ली, आपने अपना ही कैपिटल यूज कर लिया, फाइनेंस यूज कर लिया, और मालिक भी आप खुद ही हैं। यू आर द एंटरप्रेन्योर। ये सारे कामों को करने की हेडेक, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप खुद ही हैंडल कर रहे हैं। मतलब
आप ऑल इन वन, आप सारे काम कर रहे हो, इकट्ठे काम कर रहे हो, ठीक है। जस्ट ए मिनट। और ऐसे इसको समझ लो, मान लो एक डॉक्टर है, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको समझना इजी हो जाए इस करके बता रही हूँ। कोई डॉक्टर है तो वो अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहता है, तो अपने घर में गेट वाली साइड पे, मान लो बड़ा घर है तो वहाँ पर ही एक छोटा सा कुछ कंस्ट्रक्शन सी करके वो अपना क्लिनिक बना लेता है, बाहर की ओर गेट रख के अपना क्लिनिक बना लिया उसने। नाउ ही हैज़ मेड यूज़ ऑफ हिज ओन लैंड, अपनी ज़मीन ही यूज़ कर ले, ठीक। पैसे भी अपने पास से यूज़ करके उसने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, और भी क्लिनिक में जो भी सामान चाहिए होता है डॉक्टर को, जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो उसने अपने ही पैसों से खरीद ली, उधार भी नहीं लिया। अब वो डॉक्टर क्या कहता है, अभी नया नया स्टार्ट किया है, तो टाइम वो लिख देता है 9 से 5, कि 9 बजे से लेके 5 ओ क्लॉक तक मैं बैठूंगा, जिसने भी बाहर बोर्ड लगा देता है, ठीक। अब वो पर्सन क्या करता है, 9 बजने से पहले मान लो वो कहता है मेरे पास टाइम है, मैं खुद ही सफाई भी कर लेता हूँ, टाइम है मेरे पास में, वो थोड़ी डस्टिंग क्लीनिंग आप ही कर लेता है, छोटे सी अपने क्लीनिक को आप ही साफ कर लेता है। मतलब वो क्या कर रहा है, अगर कोई स्वीपर रखता, अगर कोई पर्सन क्लीनिंग के लिए रखता तो उसको पेमेंट करनी थी, अब वो उसको नहीं कर रहा, ही इज सेविंग दैट मनी, वो पैसे अपने आप को ही दे रहा है, ठीक है मैं कर लेता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद वो कंपाउंडर भी नहीं रखता, आप ही सारा काम, कोई पेशेंट आता है आप ही उठ के दवाइयाँ ले लेता है, उठाता है, रखता है, सब कुछ आप ही हैंडल करता है। मतलब वो डॉक्टर तो है ही है, बट along with that he is using his own services as a compounder also, आप ही अपने सारे काम कर लेता है, ठीक है। अच्छा, शाम को वो सारी डस्टिंग क्लीनिंग सब इक्विपमेंट सब सेटल करके आप ही अपनी दुकान को, अपने क्लिनिक को बंद करता है, लॉक लगाता है और अपने घर के अंदर आ जाता है। मतलब ये पूरी स्टोरी का कि वो एक डॉक्टर एक लेबर का भी काम कर रहा है, कंपाउंडर का भी काम कर रहा है, वो एक क्लीनिंग पर्सन का भी, स्वीपर का भी काम कर लेता है, वो अपना जो अटेंडेंट होता है, हेल्पिंग हैंड होता है डॉक्टर के साथ कोई मदद करने के लिए, कोई नर्स है या कुछ ऐसा, वो किसी को नहीं लगाता, खुद ही कर लेता है सारे काम, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो जो सारे पैसे उसने दूसरों को देने थे, अब वो दूसरों को नहीं दे रहा है, वो पैसे किसके पास आएंगे, दे विल कम टू हिमसेल्फ, वो आप अपने आप को ही दे रहा है, ठीक। अब अपने आप को देने का मतलब फिजिकली नहीं देता है, मतलब कहने का मतलब वो हम ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं, हम अपने आप को, हमने पैसे बचा लिए, आम बोलचाल में हम ये बोल देते हैं, ठीक। तो दोज कॉस्ट्स विच आर इनकर्ड ऑन द सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज, सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, मतलब वो पैसे जो हम उस चीज के लिए अपने आप को ही देते हैं जो हमारी अपनी ही थी, अपनी ही लैंड थी तो उसका रेंट बचा लिया, अपने पास ही रहा, अपने ही फाइनेंस था, कैपिटल थी, उसका इंटरेस्ट बचा लिया, किसी और से उधार नहीं लिया, अपने आप को ही, अपने पैसों को ही यूज कर लिया, अपनी कैपिटल यूज की, अपनी लैंड यूज की, अपनी लेबर यूज कर ली, सब कुछ अपना ही यूज किया। सो ऑल दैट, वो पैसे फिर किसको मिलने चाहिए, हमें अपने आप को ही मिलने चाहिए, फिर नहीं किसी दूसरे को देने पड़ेंगे, ठीक है। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है those factors which are owned by the businessman or producer himself and the cost payment which he is making to himself, अपने आप को ही दे देता है, क्यों, बिकॉज वो चीजें उसकी अपनी ही थी, तो उसको किसी और को नहीं देना पड़ा, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा, अपने आप को ही वो दे रहा है। सो दैट कॉस्ट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब आई थिंक इट इज क्लियर, मैंने काफी लंबा एग्जांपल दे दिया। इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। सेल्फ ओन्ड मतलब जो चीजें अपने पास थी, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो आप ही बीच में लग के काम करना शुरू कर लिया, बीच में ही, लेबर को बचाने के लिए, एक्सपेंसेस को बचाने के लिए, तो वो सारा पैसा जो हमने दूसरों को देना था, नाउ वी आर गिविंग दैट मनी टू अवर ओन सेल्फ, अपने आप को ही दे देते हैं, तो दैट कॉस्ट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक। अच्छा, अब होता क्या है, नॉर्मली ये जो कॉस्ट होती है, कोई भी प्रोड्यूसर बिजनेसमैन, ही डज नॉट शो ऑल दिस अमाउंट इन द अकाउंट्स बुक्स, उस पैसे को दिखाते नहीं है, उस खर्च को दिखाते नहीं है, हम ऐसे ही बोलते हैं कोई बात नहीं, अपने ही घर का काम है, आप वैसे ही देखो, आप अपने घर में, या मैं, हम सारे अपने घर में कोई काम करें तो हम ये कहते हैं ना, कोई बात नहीं, हमने दूसरों को भी देना था, कोई नहीं, हमने खुद ही काम कर लिया, हमने पैसे बचा लिए। बट अगर सोच के देखो, अगर हम वो काम अपने आप ना करते तो देन सर्टेनली वी वुड हैव टू टेक हेल्प ऑफ अदर पीपल, दूसरों को लगाना पड़ना था, लगाते तो उनको पेमेंट भी करनी पड़नी थी, तो इसका मतलब हमने उस मनी को बचा लिया और वो अपने आप अपने कामों को खुद ही मैनेज किया, ठीक।
सो दैट कॉस्ट, खर्च तो हुआ ही ना, अपनी मेहनत तो लगी ही है, अपना टाइम भी लगा है, अपना मेहनत भी लगी है, तो पर उसको भी पेमेंट तो होनी ही चाहिए थी. सो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो हम अपने आप को ही दे देते हैं और खुश होते हैं कि हमने मनी बचा लिया है. ठीक. सो बट जो होता क्या है कि अकाउंट्स बुक्स में जहाँ हिसाब किताब रखते हैं, नॉर्मली इनको दिखाया नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है. नॉर्मली हम पैसा बस ये सोचते हैं कि कोई नहीं, जो दूसरों को दिया वो खर्चा लिख लेते हैं, जो अपने आप को दिया वो नहीं लिखते. तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है. ठीक. बट अदरवाइज हार्डवर्क यहाँ भी लगता है, मेहनत यहाँ भी होती है, रिसोर्सेज यहाँ भी लगते हैं. ठीक है जी. सो दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो टोटल मनी कॉस्ट फिर किसके इक्वल हो गई? टोटल मनी कॉस्ट या सिंपली मनी कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ दीज टू. यू कैन सी इन द बुक, नीचे करके इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, मनी कॉस्ट या टोटल मनी कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. दोनों को ही ऐड करेंगे तो बनती है मनी कॉस्ट. ठीक. देन देयर इज डिफरेंस, यू कैन सी इन द बुक. डिफरेंस वही है जो भी मैंने फुल फ्लेश्ड एक्सप्लेन किया, उसी के पॉइंट्स हैं नंबर 1 के. सो आई विल नॉट स्पीक द सेम थिंग्स अगेन. अभी जो सारा बोला है द सेम थिंग्स आर द डिफरेंस. नंबर 1 पे डेफिनेशन दिया हुआ है, फिर बताया कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं दे आर शोन इन द अकाउंट्स बुक्स, अकाउंट में रजिस्टर में उनकी एंट्री होती है, और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं दे आर नॉट एंटर्ड इन द अकाउंट्स बुक्स. ठीक. हिसाब किताब में खाते में उसको दिखाते नहीं हैं. और फिर एक और नाम है जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज, व्हाट इज अदर नेम? पेड आउट कॉस्ट, दूसरा नाम है. जैसे मान लो अदिति क्वात्रा है तो इसका स्कूल का नाम अदिति है, घर पे इसको चिंकी मिंकी कुछ और नाम से प्यार से बुलाते हैं, पर्सन तो एक ही है ना. तो ऐसे ही एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एक और नाम है पेड आउट कॉस्ट. सेम वे इम्प्लिसिट कॉस्ट का एक और नाम है इम्प्यूटेड कॉस्ट. ठीक है. इम्प्यूटेड मतलब जो अपनी ही चीज़ों पे खर्च किया था. और लास्ट में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ऐसे आपको 3 या 4 मार्क्स में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस डिफरेंस कैन कम टू यू. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, अभी टाइम कम है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करती हूँ. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बोलती हूँ, ऑल्दो दे आर गिवन इन द बुक, बट आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द बुक. आपने खुद सोचना है पहले. ठीक है. अच्छा, जैसे वन एग्जांपल इज गिवन कि कोई प्रोड्यूसर है, ही बोरोज मनी. प्लीज डोंट लुक एट द सोल्यूशन, यू हैव टू थिंक योरसेल्फ. A producer borrows money and starts a business. He himself looks after the business. Identify implicit and explicit cost from this information. Means we are given one statement. कोई आदमी है, उसने मार्केट में या बैंक से या किसी दूसरे पर्सन से उधार ले लिया, बोरो कर लिया मनी को, और अपना काम शुरू कर दिया उसने. ठीक है. और काम स्टार्ट करने के बाद लुक आफ्टर खुद ही करता है, मैनेज उसको अपने आप ही करता है. तो नाउ फ्रॉम द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट ट्राई टू फाइंड आउट कि उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी हुई और उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी हुई. I hope now you will be in a position to find out the money which he has borrowed. तो उस मनी के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फ्री में तो नहीं कोई उधार दे देता है. तो जो उसने पैसा उधार लिया है वो हो गई उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि जब भी वापस करना है तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही हैज टू रिटर्न द इंटरेस्ट ऑल्सो, उधार के साथ ब्याज देना पड़ेगा. ठीक है. तो द मनी विच ही हैज बोरोड, तो दैट मनी विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट. वो उसका खर्च हो रहा है, दूसरे को देना है उसने. एंड उसके बाद वो फिर बड़ा हार्डवर्किंग पर्सन है, सारे कामों को खुद ही मैनेज कर रहा है. मतलब वो मैनेजर की सर्विसेज अपने काम को अपने आप ही दे रहा है. ही इज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स हिमसेल्फ, ही इज मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस हिमसेल्फ. दैट मीन्स कि उसने किसी और को, आदमी को मैनेजर नहीं लगाया. किसी और को लगाता तो उस मैनेजर को सैलरी देनी पड़नी थी. अब उसने किसी और को नहीं लगाया, रादर ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए मैनेजर ऑल्सो. ठीक. तो अब मैनेजर के तौर पे जो पैसा वो अपने आप के लिए बचाएगा, जो उसका मनी बचेगा, वो क्या हो जाएगी उसके लिए? इम्प्लिसिट कॉस्ट. इज इट क्लियर? ठीक है. अगर मैनेजर लगाता तो किसी और को देना पड़ना था, किसी में फ्री में आके तो नहीं उसके काम को मैनेज करना था, पैसे लेने ही थे. तो अब सिंस ही हैज नॉट एम्प्लॉयड एनी अदर पर्सन एज मैनेजर, रादर ही हिमसेल्फ ही इज एक्टिंग एज मैनेजर. एंटरप्रेन्योर तो वो है ही है, काम तो उसने ही शुरू किया, बट रूटीन काम को हैंडल करने के लिए भी वो खुद ही मेहनत कर रहा है. तो एज ए मैनेजर जो भी सैलरी उसने किसी और को देनी थी, अब वो अपने आप को ही दे रहा है, अपने आप को ही वो मनी, मतलब अपने आप को ही पैसे वो बचा रहा है. तो द सर्विसेज एज ए मैनेजर वो कहलाएगी उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, और द मनी विच ही हैज बोरोड फ्रॉम समवन एल्स इन द मार्केट, तो दैट एक्सपेंस मनी जो प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट, दैट विल बी नोन एज हिज एक्सप्लिसिट कॉस्ट.
ठीक है, ऐसे ही 1 or 2 more एग्जाम्पल्स आर गिवन, तो यू कैन गो थ्रू दोज एग्जाम्पल्स. आपको पेपर में 1 मार्क टाइप क्वेश्चन में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर, कुछ एक स्टेटमेंट देके कि बताइए इसमें से विच इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड विच वन इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक, so today's your work is up to this part only. We have covered up to this meaning of cost of